नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम प्रवीण है, जिनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। इस घटना को लगभग 25 साल बीत चुका है, यानी उनकी उम्र लगभग 50 के ऊपर हो चुकी है। ये कहानी जो घटी थी झारखंड हाईवे पर 25 साल पहले। प्रवीण जी जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले, बिहार के। अब पेशे से ट्रक ड्राइवर, शरीर हट्ठा कट्ठा, एक पहलवान सरीखा। उनकी दो कमजोरी थी, एक तो नॉन वेज खाना और दूसरी लड़कियां। शादीशुदा नहीं थे और जहां जान जाते कि उस ढाबे पर, उस होटल पर नॉन वेज बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो जरूर रुकते थे। नॉन वेज की बहुत ही शौकीन थे और लड़कियों के भी थे। दो ही इनका नशा था और कोई नशा नहीं था। ना दारू ना किसी तरह का नशा करते थे। पहला नशा जो था खाने का, वो नॉन वेज खाने का था। अब अपना काम तो पूरा देश भर में करते थे। जहां जहां माल का ऑर्डर मिलता था चले जाते थे। लेकिन वो बताते हैं कि उस रात मैं जो हाईवे पर था, झारखंड के हाईवे पर, रात का 11 बज चुका था। भूख लगी हुई थी। अब रास्ते में जो भी होटल मिल रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो नॉन वेज के शौकीन थे और जो ढाबे थे नॉन वेज वाले थे नहीं, वो वेज वाले थे। इसलिए अपना ट्रक नहीं रोका। अब ऐसा कोई ढाबा ढूंढ रहे थे, देख रहे थे जहां नॉन वेज खाना मिल सके, वो अपनी भूख मिटा सके। अभी उनका सफर पूरी रात भर का था और आखिरकार एक नॉन वेज ढाबा उनको दिखाई दिया। अपना ट्रक उस ढाबे पर मोड़े, ट्रक लगाया, ट्रक से नीचे उतरे तो देखा वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। अब शोर सुन करके अब चले गए, देखे कि चारपाई पर एक ड्राइवर खाना खा रहा है और उसके पास एक काला लुंगी, काला कपड़ा पहने हुए एक नौजवान और उस ड्राइवर से झगड़ रहा है। आखिर झगड़ा किस बात का है? प्रवीण पहुंच गए वहां पर और पूछने लगे ड्राइवर से, क्यों उस्ताद, क्या बात हो गई? क्यों झगड़ रहे हो आपस में? आराम से खाना खाओ आप लोग। तब वो ड्राइवर कहने लगा, अरे भाई साहब, उस्ताद जी, देखो ना, ये मैं जान ना पहचान, और मैं देखो नॉन वेज खा रहा हूँ, मेरे पास में पैसे इतने ही थे और ये आग पता नहीं कहाँ से आकर के मुझसे जबरदस्ती कर रहा कि मुझे भी नॉन वेज खाना खिलाओ। अब भाई मैं कहाँ से खाना खिलाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, इतने इतने ही थे। और इसको खाना है तो भाई ढाबा वाला मालिक से जाके मांग ले। लेकिन वहां नहीं जा रहा है, ये सिर्फ हमसे लड़ रहा है कि तुम्हारे लिए पैसा है, मेरे लिए नहीं है। भाई ये होता कौन है? मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं, जबरदस्ती किए जा रहा है। कह रहा कि मैं खाऊंगा ही, तुम्हारे पैसे से खाऊंगा। अब भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास पैसे इतने ही थे, अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब नहीं है मेरे पास में। अब ये सुने प्रवीण जी तो बड़ा अटपटा लगा। उस काले लुंगी वाले नौजवान की तरफ देखने लगे। लगभग 25-30 साल उसका भी उम्र होगा। वो भी शरीर से हट्टा कट्टा, सांवले रंग का था वो। आज देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे फकीर नहीं होते वैसे ही लग रहा था, लेकिन काले कपड़ों में था। बाल बड़े बड़े थे, उलझे हुए थे और लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। अब परवीन उसको देख के कहने लगा, अरे बाबा, नौजवान हो, ये तो गरीब आदमी है, देखो ट्रक ड्राइवर है, अब अपना भूख तो मिटा रहा है, अब इसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से बेचारा खिलाएगा? अरे आप चले जाओ, ढाबा के मालिक से बोलो, खाना दे देगा। अब लड़ाई तो उससे, ड्राइवर से हो रही थी। अब उलझ गया मामला परवीन की तरफ। अब वो परवीन से उलझ गया। अब बोलने लगा कि अगर ये नहीं खिला सकता तो अब तुम खिलाओ।
तुम्हारे पास पैसे तो है ना? अब परवीन कहने लगा, भाई मैं तुम्हें क्यों खाना खिलाऊं? तुम होते कौन हो? क्या तुमने मेरे पास पैसा जमा किया? अरे जाओ अपना रास्ता देखो। लेकिन वो काला लुंगी वाला एक तरह से अकड़ गया परवीन से और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। परवीन पहलवान सरीखा इंसान, और उल्टा सीधा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस काले लुंगी वाले को धक्का दे दिया कि भाग जाए यहाँ से, हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, ये हंगामा कर रहा है। फिर ढाबे के मालिक को आवाज़ दिया कि भाई ये क्या करवा रहे हो अपने होटल पर? अगर तुम्हें खाना देना है तो खुद दो ना, हम लोग क्यों तंग करवा रहे हो? अब वो मालिक भी दौड़ता हुआ आया और उस काले लुंगी वाले को बोलने लगा, अरे भाई तू निकल जाए यहाँ से, तू हर शाम को आ जाता है, हमारे ग्राहकों को परेशान करता है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तू दाल रोटी खा ले, लेकिन कहता कि नहीं दाल रोटी मैं नहीं खाऊंगा, मैं नॉन वेज खाऊंगा। तो भाई मैं कहाँ से नॉन वेज दूँ? मेरे पास तुमने कोई खाता खोल के रखा हुआ है? वो जो ढाबे का मालिक था वो भी गुस्से में था। अब वो जो काला लुंगी वाला था अब परवीन को उल्टा सीधा फिर बोलने लगा। परवीन फिर दौड़े उसके तरफ, लेकिन ढाबे के मालिक ने पकड़ लिया कि रहने दो भैया, रहने दो, जाने दो, ये ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहा है, जाने दो इसको, छोड़ो, पागल सा लग रहा है ये मुझे। और आखिरकार परवीन शांत हुए। तब वो काला लुंगी वाला जो उनका ट्रक था वहाँ पर जा करके आलथी पालथी मार करके नीचे बैठ गया। परवीन देख रहे थे उसकी हरकत को, कहीं वो ट्रक का कोई नुकसान न पहुंचाए, ध्यान रख रहे थे। अब उनका मूड जो था खाने से उखड़ गया था, लेकिन पेट तो भरना ही था, अभी रात भर लंबी ड्राइव करनी थी, भूखे पेट तो हो नहीं सकता था। अतः वो उन्होंने खाना का ऑर्डर दिया, लेकिन अब खाने का जो मन था बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब झगड़े की वजह से अब खाना ऑर्डर हो गया तो खाने लगे। अब देख रहे थे उस काले लुंगी वाले को जो उनको ट्रक के पास नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ और उन्हीं की तरफ देख रहा घूर घूर के। अब देखना बहुत गवारा लग रहा था प्रवीण जी को, और गुस्से में थे वो। खाना एकदम बेस्वाद लग रहा था गुस्से के आगे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पेट भरा और पैसा चुका करके अब कहने लगे ढाबे के मालिक से, देखो भाई हम तो यह करके यहाँ गलती कर दी है, सारा मूड ही खराब हो गया, आपका खाने का स्वाद ही पता नहीं चला इसके चक्कर में। ऐसे लोग को आप क्यों होटल पर बुलाते हो? अरे भाई भगा दो इसको, दूर से ही भगा दो, वो तो ग्राहक से आकर सीधा लड़ रहा है, आप चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हो, ये ठीक बात थोड़ी है। तब वो ढाबा मालिक प्रवीण से हाथ जोड़ के कहने लगा कि कल से मैं इसको अपने ढाबे के आसपास भी नहीं रहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, कल से नज़र नहीं आएगा। अब प्रवीण गुस्से में तो थे ही, अब सीधा अपने ट्रक में पहुंचे। देख रहे हैं कि वही आलथी पालथी मार करके बैठा हुआ, अभी भी आंखें जरूर टकराई, और प्रवीण जानबूझकर उससे कोई बात नहीं किया कि आखिरकार झगड़ा बढ़ जाएगा, अब प्रवीण को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ट्रक में आ गए। ट्रक स्टार्ट किया और फिर हाईवे पर ट्रक दौड़ाने लगे। मुड़ करके देखे कि क्या वो काला आदमी उस जगह से उठ गया। तब उन्होंने देखा कि नहीं, उसी जगह पर अभी बैठा हुआ है जैसे पहले बैठा हुआ था। अब फिर प्रवीण तो अब आगे की तरफ चल दिए, अब पीछे क्या देखना, जो बात गई ख़त्म किए, दिमाग से निकाल दिए। अब अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा रहे थे। आधा पौन घंटा का सफ़र अब आगे का कर लिए थे, और अचानक लगने लगा कि जैसे उनके केबिन में कोई सुगंध फैलता जा रहा है, बड़ा ही खुशबूदार सुगंध। ये सुगंध कहाँ से आ रहा है अब देखने लगे, लेकिन सुगंध का कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा था। अब थोड़ा परेशान हुए, ट्रक रोक करके देखने लगे कि सुगंध का सोर्स क्या है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। वो तो धूप बत्ती अगरबत्ती भी उन्होंने नहीं जलाया था कि चलो उसकी खुशबू आ जाए और वो समझ पाए कि हाँ इसी की खुशबू है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। ट्रक रोक दिए थे, हाँ आश्चर्य में पड़े हुए थे कि आखिर ये खुशबू का रहस्य क्या है, क्यों आ रहा है हमारे ट्रक के केबिन के अंदर। अब फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे उतर गए।
नीचे उतर करके थोड़ा कहें कि चलो अब बाथरूम ही कर लेते हैं, अब बार बार क्या हमें ट्रक रोकना है। अब बाथरूम करके हम सीधा अपने स्थान की ओर चलेंगे जहाँ हमें माल लेके जाना है। बाथरूम करके जब आए लौट करके, तो ट्रक के पास में खूबसूरत जवान लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब जवान लड़की तो उनकी कमजोरी थी, ड्राइवर साहब का, परवीन का, और वो आधी रात हो चुका था, लेकिन ये खूबसूरत लड़की क्या कर रही है इस रोड पर। वो समझ गए कि चलो पैसे वाला मामला है। अब वो उस लड़की को आवाज देती, हाँ जी कहिए मैडम, क्या सेवा करूं आपकी। वो लड़की मुस्कुराई। अब मुस्कुराते ही परवीन समझ गए कि लड़की तो पट गई है, मामला फिट है। अब वो कहने लगे कि आइए ट्रक में बैठते हैं, चलते हैं आगे के सफर में। तब वो लड़की कुछ भी नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही, जमीन पर खड़ी रही और इशारा करने लगी कि तुम ही आ जाओ, जैसे बुला रही हो। परवीन अब पेशो पेशो में पड़े थे, आधी रात का वक्त था और वहाँ ऐसा कोई घर बार, कोई कॉलोनी, कोई रिहायशी मकान भी नहीं दिख रहा था। पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था रोड पर। लेकिन ऐसा उनका शौक ही था, शौक उन्होंने पाल रखा था। अब तो उस लालच में पड़ गए, लड़की के लालच में। अब बार बार कह रहे थे कि मैडम आज ये ट्रक के अंदर में, चले हम आगे के सफर पर चलेंगे आपके साथ में, आज आई तो सही। लेकिन लड़की कह रही थी कि नहीं तुम ही आ जाओ, इशारा कर रही थी, बोल जरा भी नहीं रही थी। सुंदर लड़की, जवान लड़की, हाँ उनका मन एकदम डोल गया। अब फिर उन्होंने फैसला किया कि चलो लड़की बुला रही है तो क्यों ना चलते हैं। नीचे उतर गए, ट्रक लॉक किया और कहने लगे मैडम कहाँ रहती हो आप, कहाँ आपका घर है, कहाँ लेके जाओगे आप। वो लड़की एक उंगली से इशारा करने लगी। जब परवीन देखे तो वो तो एकदम जंगल झर जैसा दिख रहा था, आगे में एक रोशनी नजर आ रही थी। परवीन को समझते देर नहीं लगी कि शायद वहां पर इस लड़की का घर है जहां पर रोशनी आ रही है, तो क्यों न चले। अब वो राजी हो गए थे। फिर पूछने लगे कि भाई अब बताओ क्या सेवा पानी किया जाए। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। अब तो फंस गए थे। परवीन, लड़की आगे आगे, परवीन पीछे पीछे। और लड़की से पूछ रहे थे, लेकिन लड़की बस सर हिला के जवाब दे रही थी और लफ्ज भी अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोली थी। चलते चलते आखिरकार उस रोशनी के पास पहुंच गए तो देखा कि एक पुराना सा घर है, लालटेन जल रहा वहां पर। और बड़े खुश हो परवीन जी, चलो अब मामला हमारा पट ही गया है। लड़की उनको बाइज्जत अपने घर के अंदर मिलेगी। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर लालटेन की रोशनी भी थी और वहाँ पर दरी बिछा हुआ था, ज़मीन था, कोई फर्नीचर नहीं था उस कमरे के अंदर में। पूरा बिस्तर लगा हुआ था दरी के आगे ऊपर और पानी पीने का मटका भी रखा हुआ, गिलास भी रखा हुआ है, सब कुछ प्रबंध था वहाँ पर। अब परवीन जाकर दरी बैठ गए। अब बोलने लगे कि आइए पास में बैठते हैं, अब बात करते हैं। लेकिन वो लड़की बस मुस्कुराती रही। अब फिर इशारा करने लगी कि पानी पियोगी। अब परवीन को प्यास भी लगी थी। उन्होंने सर हिला के बोला कि हाँ हाँ आप दीजिए, पानी थोड़ा दीजिए, प्यास लग भी रही है। और उसी मटके से पानी निकाल करके और उस लड़की ने परवीन को दिया गिलास में। गिलास का पानी पी करके अब थोड़ा कुछ अजीब तो लगा, लेकिन परवीन ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया कि हर जगह का पानी अलग अलग होता है, सबका अलग अलग स्वाद होता है। अब फिर उस लड़की को बुलाने लगे कि प्रेम की बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लड़की उनके पास बिल्कुल नहीं आई। वो दूर दूर ही खड़ी रही। अब परवीन गुस्सा होने लगे कि देखो अगर आपने मेरे पास नहीं आना है तो मुझे यहाँ क्यों बुला के लाई। और तब तक उनका सर चकराने लगा। जैसे ही सर चकराने लगा और वो समझ नहीं पाए कि आखिर उनको साथ में हुआ क्या। और अचानक जैसे लगा कि एकदम अंधेरा होता जा रहा है। अंधेरे में गोते लगाते जा रहे हैं और फिर बेहोशी में डूब पड़े थे। उनको कुछ होश ही नहीं था। जब उनकी बेहोशी टूटी, आँख खोला
तो अपने आप को उसी कमरे में पाए अपने को। आसपास देख रहे हैं तो कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, लड़की गायब है। तो आखिर घड़ी देखे तो यहाँ पर 2 घंटा बीत चुका था। आधी रात को आए थे, अब 2 से ऊपर का टाइम हो रहा था, मतलब 2 घंटा वो सो गए थे या बेहोशी में गए थे, खुद उनको पता नहीं था। अब आश्चर्य से इधर उधर देख रहे हैं कि आखिर उस लड़की जो लेके आई थी अचानक कहाँ चली गई, और उनको चक्कर क्यों आ गया, अंधेरा क्यों छाने लगा, ये क्या बात हुई थी। अभी कुछ समझ पाते तभी लगा कि दरवाजे पर कोई आ रहा है, और वो आवाज़ भारी था, जैसे कोई बड़ा पहलवान आ रहा है, उसकी कदमों की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही आवाज़ कमरे के अंदर आई, देख करके वो एकदम हैरान रह गए थे। क्या देखते हैं कि एक लंबा सा सांवला सा अब बड़ा सर वाला व्यक्ति उनके सामने में खड़ा है, और वो भी काला लुंगी पहने हुए, काला कपड़े में, चेहरा बहुत ही डरावना, आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। अब जो परवीन थे एकदम डर गए कि भाई ये तो इंसान लग ही नहीं रहा है, ये तो कोई भूत प्रेत लग रहा है। परवीन भूत पर विश्वास करते थे, और वो एक नज़र में देखते ही पहचान गए कि मामला तो गंभीर है, मैं कहाँ फंस गया लड़की के चक्कर में, लड़की भी हाथ में नहीं आई और अभी मेरे सामने में ये भूत खड़ा है। और जैसे ही भूत दरवाजे पर आया, अब परवीन की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान आ गई थी। अब फिर वो परवीन की तरफ बढ़ पड़ा। जैसे परवीन के पास पहुंचने लगा, परवीन जो नीचे बैठे हुए थे अब उठ करके खड़े हो गए। डर के मारे एक तरह से परवीन बताते हैं कि मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको क्या कहूँ, इंसान या भूत या शैतान, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो मुझसे चाहता क्या था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो काला लुंगी पहन रखा था, जैसे उस व्यक्ति ने ढाबे पर परवीन के साथ झगड़ा किया था, वैसे ही लुंगी था, वैसे ही कपड़ा था उसका, बस चेहरा मोहरा सब कुछ बदल गया था। तो ये क्या है भाई। और आखिरकार उस इंसान ने, इंसान तो कह नहीं सकते उसको, वो काले लुंगी वाला जो शैतान एक तरह से था, अपना हाथ परवीन के गले पर डाल दिया। संजोग कहे कि परवीन जैसे ही उसने गले पर हाथ डाला और अचानक उसका जोर का झटका लगा और एक तरह से उछल करके दूर जा गिरा। अब परवीन भी हैरान कि माजरा क्या है भाई, इतनी शक्तिशाली भूत मेरे गले पर हाथ डालते ही दूर उछल कर जा गिरा, ये मामला क्या है। अब वो जो भूत था, शैतान था, अब उठकर खड़ा हुआ, अब फिर घूर घूर के परवीन की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। तो आखिर परवीन को शरीर में क्या था जिसको छूते ही अचानक झटका लगा बिजली का और दूर जा गिरा। अब परवीन भी उस टाइम कुछ समझ नहीं पाए थे, डर के कारण ऐसा ही होता है, लेकिन इतना मौका उनके लिए काफ़ी था। जैसे ही मौका मिला और वो देरी नहीं किए उस घर से निकलने में, गोले की तरह उस दरवाजे से बाहर निकले। अब फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से दौड़ते हुए आप रोड की तरफ भागने लगे। अब मुड़ के देख रहे हैं तो काला इंसान उनके पीछा कर रहा है, दौड़ रहा है उनके पीछे पीछे। परवीन बार बार मुड़ के देख रहे थे और डर भी रहे थे। अब चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने ट्रक में पहुंच जाए और जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट करें और इस जगह से दूर निकल जाए, लेकिन मोड़ मोड़ के पीछे देख रहे थे। अब बिल्कुल फासला बना करके काला लुंगी वाला उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब दहशत में तो थी, जान बचानी थी, ना जाने क्या चीज़ है भाई, क्या चाहता है। और ये तो लड़की के चक्कर में फंस गए थे, तभी तो इस जगह पर पहुंच गए थे और आखिरकार अपने ट्रक के अंदर सही सलामत पहुंच गए। ट्रक को स्टार्ट किया और चल पड़े। वो काला लुंगी वाला खड़ा होकर के उसी जगह पर और देखता रहा, घूरता रहा।
अब परवीन अब रुके नहीं, सीधा ट्रक चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके केबिन के अंदर में किसी तरह का खुशबू नहीं आ रही है, जैसा उनका केबिन पहले था बिना खुशबू का, वैसे ही अब लग रहा था। लेकिन जो 2 घंटे के अंदर में उनके साथ हुआ था, उनके लिए तो बहुत डरावनी बात थी। आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो गई? लड़की कौन थी? ये काला लुंगी वाला भूत कौन था? समझ नहीं पा रहे थे। आखिर जैसे उसने गले पर हाथ डाला तो उछल क्यों गया? तब अपने गले पर उन्होंने निगाह डाला तो समझ गए, खेल सारा उनको समझ में आ गया। उनके गले में एक पुरानी ताबीज थी। अब वो कभी सपने में डर जाते थे, इसीलिए उनकी माँ ने एक ओझा गुनी से वो ताबीज बना करके और उनके गले में बांध दिया था, ताकि उनको बुरा सपना नजर ना आए। वही ताबीज थी। अब परवीन को सब खेल समझ में आ गया था, और वो मन ही मन सोचने लगे कि यही ताबीज ने मेरी जान बचाई है। अगर ये ताबीज मेरे गले में ना होती तो मेरी तो हालत क्या, पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती। वो समझ गए थे। और लड़की उनके नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, वो भी उनको बात समझ में आ गई। वो भी कोई आत्मा होगी, वो भी कोई चुड़ैल होगी। इसी वजह से परवीन के पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, दूर ही दूर रहती थी। पानी का सिर्फ गिलास उसने दिया था अपने हाथों से, और इसके अलावा उनके समीप जरा भी नहीं बैठी थी। एक तरह से उनको शरीर को टच भी नहीं किया था। सारा खेल समझ में आ गया था, लेकिन ये हुआ क्यों, परवीन को अभी भी समझना बाकी था। कहीं उस ढाबे पर जिस काले लुंगी वाले के साथ झगड़ा हुआ, कोई वो सिद्ध पुरुष तो नहीं था, या फिर कोई अघोरी तांत्रिक तो नहीं था जिसकी श्राप उन्हें लग गई हो। अब परवीन को यही लगने लगा कि वो महात्मा तो नहीं हो सकता, वो जरूर कोई तांत्रिक होगा जो उनका बुरा चाह रहा था। और तभी तो उसी की तरह जैसा वो तांत्रिक के कपड़े थे, और वैसे ही कपड़ा पहन करके शैतान भूत उनके सामने आ गया था उनकी जान लेने के लिए। अब खेल सारा समझ चुके थे। और इसके बाद उन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली कि रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और खास करके ऐसे लोगों से। ना जाने को किसके भेष में कौन खड़ा हो और कौन क्या कर दे। वो समझ गए थे कि हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम आराम से डील कर सकते थे, हमारे पास पैसा था, अगर वो मांग रहा था तो खाना खिलवा देते, और नहीं तो हाथ जोड़ लेते। लड़ाई करने की जरूरत क्या थी? लेकिन वो उस ड्राइवर को बेचारा, जो गरीब आदमी था, खाना खा रहा था, और उस पर बेमतलब का वो रौब जमा रहा था कि जबरदस्ती खाना खिला दो। इसी पर परवीन को गुस्सा आ गया था, और तभी ये सब मामला उनके साथ हुआ था। अब परवीन को पूरा क्लियर उनके दिमाग में हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज का घटना परवीन जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।